दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपी पुलिस के लिए महा प्रैक्टिस बैच में आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 की प्रैक्टिस कराएंगे, जिसमें मैं आपको संख्यात्मक क्षमता यानी कि मैथमेटिक्स सॉल्व कराने वाला हूँ। बहुत ही अच्छे शानदार क्वेश्चन हैं जो कि बिल्कुल आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं उनको बना के आंसर्स कमेंट करिए। जो आपसे नहीं बन रहे हैं उनको आप ध्यान से अच्छे से समझिए और सीखने का प्रयास करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ये अपना क्वेश्चन है। एक साहूकार ने पाया कि वार्षिक ब्याज की दर 10% से गिरकर 8.3/4% तक हो जाती है, तो उसकी वार्षिक आय में, ये रुपए लिखे हुए हैं, 84.50 रुपए की कमी हो जाती है, तो उसका मूलधन क्या है? मूलधन पूछा गया है। ये सब आपके रुपए लिखे हुए हैं, रुपए, यहाँ रुपए, तो मूलधन पूछा गया है। तो देखिए दर कितनी गिरी, तो आप कहेंगे सर 10% थी और हो गई 8.3/4%। तो कितनी कमी आई दर में? तो 8 से 9 होती तो 1 की कमी आई होती, और वहाँ 3/4 बचा है तो 1/4 की और कमी आई। सही, तो 1/4 की कमी आई। कितने की कमी आई? परसेंट में देखा जाए तो 1/4 की। उस कमी की वजह से इतने रुपए कम हो गए, यानी कि 84.50 रुपए किस परसेंट की वजह से? तो आप बोलोगे 1/4% की कमी की वजह से इतने कम हो गए। कितने? 84.50। तो इस 84.50 की कमी इस परसेंट की वजह से आई। ये परसेंट है कितना? 4 एकम 4 1 5/4। तो यहाँ परसेंट निकाल दो, 5/4, तो 4 ऊपर पहुँचा देंगे। अब हमसे मूलधन पूछा है। मूलधन हमेशा क्या होता है? 100%। तो 100% का मान पूछा है, तो बेटा परसेंट ये कट गए। 100 का गुणा करोगे तो ये दशमलव कट जाएगा, 5 से काट दो तो 5 एकम 5, 5 छिक्का 30, 3 बचे हुए 34, 5 छिक्का 30, 5 निम 45 और ये 0। 4 का इधर गुणा करेंगे तो 0, 4 निम 36, 4 6 24 और 3 27, 4 एकम 4 2 6। तो आंसर आपका क्या आ गया? आंसर आपका आ गया 6760, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया। 10 था, 10 से कमी कितनी हो गई? 8.3/4 रह गया, तो 1.4% की कमी हुई। सॉल्व कर दिया। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? अगला कह रहा है PQR का औसत भार 59 है। PQR तीनों का औसत 59 है, तो तीनों का जोड़ कितना होगा? जब जोड़ निकालना हो, योग निकालना हो, औसत दिया जाए तो औसत में जितनी संख्याएं होती हैं उनका गुणा कर दो। तो 59 में हमने 3 का गुणा कर दिया, तो 59 तिया 60 तिया 180 होते हैं, तो 177 हो गए 59 तिया। तो इसका मतलब इन तीनों का योग कितना था? 177। अब इसमें कह रहा P और Q का औसत 55 है,
तो पी क्यू दोनों मिला दिए जाएं तो 55 के हैं, तो 55 दूनी 110, हाँ या ना। फिर देखो तुम्हारा कह रहा क्यू और आर का औसत 58 है, तो फिर से क्यू फिर ले लिया, डबल बार हो गया, तो क्यू और आर 58, तो 58 दूनी 116। क्लियर। तो ये लोग देखे गए तो ये कितने हो जाएंगे जोड़ के, हैं 3 लोग पी क्यू आर, लेकिन हो 4 रहे क्योंकि पहली बार 2 और फिर दूसरी बार भी 2, तो एक बढ़ रहा है, कौन डबल हो रहा है, तो क्यू। आप बोलोगे क्यू सर डबल हो रहा, क्यू, तो क्यू की वजह से कितना बढ़ गया, 177 होना चाहिए तीनों को, लेकिन क्यू डबल होने से 226 हो गया। तो क्यू का मान क्या आ जाएगा, 16 में से 7 गए तो 9, और यहाँ 11 में से 4, तो क्यू का मान कितना आ गया आपका 49। तो क्यू आपका कितना है, तो आप बोलेंगे सर क्यू 49 है। यही पूछा था कि क्यू का मान क्या है, तो क्यू 49 है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन अपना ये है, इसको ध्यान से पढ़ो और कोशिश करो। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 50,000 का निवेश उस ब्रांड में करता है जो प्रथम 2 वर्षों में 4% वार्षिक दर और अगले 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर और 5वें वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है, तो 5 वर्ष के अंत में वह व्यक्ति कितनी धनराशि प्राप्त करेगा। देखो तुम्हारे पास रुपया कितना था, तो आप बोलोगे सर 50,000 था। कितना था, 50,000। पहले 2 सालों में दर कितनी है, तो आप बोलोगे 4%। 4% हटाएंगे तो 4/100 यानी कि 1/25, यानी कि 1 साल में 25 पे 1 ब्याज लगता है, और ऐसा 2 वर्षों तक हुआ है। तो 25 पे 1 ब्याज तो 26, तो 26/25 गुणे 26/25, ऐसा 2 सालों तक हुआ है, तो यहाँ 2 बार कर दिया। फिर ब्याज की दर कितनी है, तो बोलोगे 5%, तो 5% को क्या लिखोगे 5/100, यानी कि 1/20। 20 पे 1 ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा मिश्र धन, तो 21 हो जाएगा, तो 21/20, फिर 2 बार है, 2 बार, तो 21/20। और फिर कितना ब्याज लगेगा, तो 10%। 10% को लिखते हैं 1/10, यानी कि 5वें साल 10 पे 1 ब्याज लग जाएगा, तो मिश्र धन 11 हो जाएगा। तो टोटल हमें 11 देना होगा अगली बार 5वें साल, तो 11/10। अब इनको सॉल्व करते हैं। ये देखिए तुम्हारे 3 जीरो तो आसानी से कट चुके हैं। 25 दूनी 50, ठीक है, 25 दूनी 50। अब कट गए 2 से, ये 2 कट गए, सही है, ठीक। अच्छा अब देखिए, अब तुम्हारा ये 2 से 2 ना काटो, क्योंकि यूनिट डिजिट का इस्तेमाल हम करेंगे तो उत्तर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ बनानी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए 25 दूनी 50 और दूनी 100, 25 दूनी 50 दूनी 100, तो नीचे कितने हो गए आपके, नीचे आपके 100 हो गए। कोई बात नहीं, 100 होने का मतलब ये 2 अंकों पे दशमलव लगा देंगे, तो दशमलव तो 2 अंकों पे लगे हैं, ठीक बात। अब ऊपर वाली संख्या क्या आएगी, तो यहाँ पे देखो हम यूनिट डिजिट इस्तेमाल करें तो 6 छिक्का 36, 36 में 6,
फिर 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6। यूनिट डिजिट में दिक्कत आ रही है। हाँ, ये 2 और थे, यहाँ 2। तो 6 छिक्का 36 और 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो इकाई का अंक यूनिट डिजिट कितना आएगा? तो इकाई का अंक 2 आएगा, और 2 किस में है? सी में है। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका? यूनिट डिजिट 2 आएगा, और 2 वाला ऑप्शन कौन सा? सी वाला है। तो सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ गए होंगे। कैलकुलेशन से इसलिए हम बच गए कि हमने नीचे 100 बन गए और ऊपर हमने इकाई का अंक यूनिट डिजिट लगा लिए। तो 6 छिक्का 36 और 6 का अब इन सब से गुणा करोगे तो 6 रहेगा, 6 दूनी 12, 12 में यूनिट डिजिट कितना? 2, और 2 वाला ये है 2। तो ये वाला आंसर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 12 पारियों के लिए एक निश्चित औसत है। 12 पारियों का कुछ औसत है। 13वीं पारी में उसने 108 रन बनाए। 13वीं पारी खेली तो 108 रन बनाए, जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ जाता गया। कितना बढ़ गया? 6 रन। तो उसका नया औसत कितना है? देखो, एक हम यहाँ पे लॉजिक बताएं, फिर हम फॉर्मूले से भी बता देंगे। 13वीं पारी में कितने रन बनाए? 108 रन। तो औसत कितना बढ़ गया? अब बोलो 6 बढ़ गया। तो 13 पारियों का 6 बढ़ा, 13 पारियों का, तो 13 78। 78 तो सबके में बढ़ाने में चले गए। ये काहे में यूज हो गए? बढ़ाने में। ये बढ़ाने में यूज हो गए। और उसने बनाए कितने हैं? 108। तो बाकी के 30 बचे। तो 30 ये पुराना औसत हो गया, पुराना औसत। तो नया वाला, नया 6 बढ़ गया है ना, तो 30 और 6 36। नया कितना हो जाएगा? तो नया 36 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर सही जाएगा। अब मेथड नंबर 2 लगाओ, सेकंड मेथड। उसके लिए तुम्हें एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। नया बराबर ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इनटू FM। कभी भी इस तरह के सवाल आए जिनमें कुछ लोगों को इंक्लूड कर लिया जाए, इंक्लूजन, एक्सक्लूजन हटा दिए जाएं, कुछ लोग शामिल कर लिए जाएं, हिंदी में लिख देते हैं, शामिल कर लिए जाएं और हटा दिए जाएं, या रिप्लेस कर दिए जाएं, प्रतिस्थापित कर दिए जाएं, प्रतिस्थापित। तो उनके तीनों स्थितियों के लिए औसत का सवाल हो, कुछ ग्रुप में शामिल करना हो, किसी को हटाना हो, प्रतिस्थापित करना हो, तो इस सूत्र का इस्तेमाल कर लिया करो। यहाँ नया और ये पुराना औसत, और इसमें जितना बढ़ गया, यदि बढ़ेगा तो प्लस लेंगे, औसत में घट रहा है तो माइनस, और ये फाइनल मेंबर होते हैं कुल लोग, फाइनल मेंबर। तो यहाँ नया कितना औसत है? तो आप बोलोगे सर 108 है। पुराना हमसे पूछा, नया मेंबर जो आया वो कितने का आया? 108 का आया। सही है। ओल्ड औसत पता नहीं, पुराना औसत कितना था, प्लस हो गया, सबका कितना प्लस हुआ है? तो 6 की वृद्धि, तो 6 गुणे लोग कितने हो गए? 13 78।
ये ओल्ड है, ओल्ड, ये न्यू। तो ओल्ड का मान क्या निकलेगा? ओल्ड जो निकलेगा, ओल्ड वाला निकलेगा 13 78, इधर लाओ तो 78 घटेंगे 108 में तो ओल्ड 30 निकलेगा। तो एवरेज 6 बढ़ गया है, तो नया कितना हो जाएगा? 30 और 6 36। नया एवरेज कितना हो जाएगा? 36। ये मेथड दूसरा है। ये कहाँ लगता है? जहाँ कुछ लोग शामिल कर दिए जाएं, कुछ लोग हटा दिए जाएं, कुछ स्थितियाँ में उतने ही हटाए जाएं, उतने ही शामिल दूसरे टाइप के कर दिए जाएं, यानी कि प्रतिस्थापित किए जाएं। तो ऐसे में न्यू बराबर ओल्ड प्लस माइनस इंक्रीज और डिक्रीज और फाइनल मेंबर, तो वो लगा दिया हमने। तो नया जो आया है 13वीं पारी, जो नई पारी है उसमें 108 है, और ये ओल्ड वाले का एवरेज पता करना, वृद्धि 6 की गुणा 13, 13 78, इधर घटाए 30, तो ओल्ड एवरेज 30 का आया। तो अब नया 6 एवरेज बढ़ गया तो नया 36 हो जाएगा। ये है चीज़। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी चीज़। ऐसे भी करना चाहो तो ऐसे कर लो, सूत्र से करना चाहो तो सूत्र से कर लो। ये औसत का सवाल है, औसत वाले चैप्टर में ऐसा पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक विक्रेता ने अपना माल 10 आमों के विक्रय मूल्य पर बेचने का फैसला किया, 10 आमों के अपना माल 10 आमों के विक्रय मूल्य पर बेचने का फैसला लिया जो 12 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत क्या है? यानी कि 10 आमों के विक्रय मूल्य उतना रखा, 10 का एसपी कितना रखा जो 12 के सीपी के बराबर है, 12 के सीपी के बराबर है। तो यहाँ हम देखें तो एसपी और सीपी में पहले रेशियो ले लो तो 5 और ये 6 हो जाएगा। इधर ले आओ तो एसपी बटे सीपी, यानी कि बेचा हुआ मूल बटे खरीदा मूल, तो ये 6 बटे 5, यानी कि चीज़ खरीदी 5 में है और बेची 6 में है, तो 1 का लाभ हुआ कितने पे? सीपी पे होता 5 पे, गुणे 100। तो लाभ का परसेंट देखा जाए तो कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। तो लाभ कितने परसेंट होगा? तो 20% लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2042 और 233 को विभाजित करने पर क्रमशः 18 और 13 शेष बचाएगी। 2042 में जब हम उस संख्या का भाग देंगे तो 18 बच रहा है, 18 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 18 निकाल दो, तो अब भाग पूरा जाना चाहिए। तो 12 में से तो 4, या 3 में से 2, यानी कि 2024 में उसका भाग पूरा जाना चाहिए। और जब 233 में भाग दे रहे हैं तो 13 शेष हो रहा है, तो 13 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 220 में भाग पूरा जाना चाहिए। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या पता करनी है जिसका 2020 में, 2024 में और 2220 में भाग पूरा चला जाए। इनका मतलब, इनका क्या लेना? मासा का मतलब जो चीज़ दोनों में विभाजित कर दे, दोनों को काट दे। तो पहले 11 देखो, दोनों को काट देगा, तो 11 एकम 11, यहाँ 9 बचेंगे, 11 88, 11 चौको 44, यहाँ 11 दूनी 22। अभी 11 से नहीं और भी कोई चीज़ है जो दोनों को काट देगी, तो आप बोलोगे 4 और ले लो यहाँ, तो यहाँ 4 4 चौको 16, 4 6 24, यहाँ 4 5,
अब कुछ नहीं कटेगा, तो ये 11 चौको 44। तो 44 आपकी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को काट देगी। यानी कि जिसका इसमें भाग दोगे तो 18 बचेगा, इसमें भाग दोगे तो 13 बचेगा। तो 44 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस चीज़ को ऐसे कह दें, कैसे? 224 और 220 ये मासा है, मासा, ठीक है। ये क्या है? मासा है 44। किनका किनका? इन दोनों का, इन दोनों का मासा लिया, मासा, तो वो कितना मासा है? 44। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 1 से 30 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, हमने बताया था सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, 19, 23, 29। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29। ये है। तो कितनी हो गई ये आवाज? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आपका आंसर कौन सा सही जाएगा? 10 सही जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास बहुत बार पढ़े हैं, बोर्ड मास वाले के सवाल। तो सबसे पहले इसमें नीचे तो कोष्टक हल करेंगे, यहाँ पे ऊपर क्या हल करेंगे? तो ऑफ, ऑफ मतलब का को हल करेंगे। तो यहाँ का मतलब गुणा होता है, 7 चौको 28। क्लियर है? तो ठीक है। तो ये 4 पंचे 20, ये प्लस के 20 और ये प्लस के 5.75 में से 4.50 कर लो, 0 ख़त्म। तो 1.25 ये और 20 ये, तो 21.25 बटे। अब नीचे हल करो पहले। तो नीचे वाली संख्या जब इसमें से ये घटाओगे तो 12 इसका मान, पहले इसको हल करेंगे तो 12.4 आएगा। उसका फिर का मतलब गुणा करेंगे इससे तो 3.1 और ये 3 तिरका 9, 9.3 और यहाँ गुणा करोगे तो मिला के 21.5 बन जाएगा। ये कट जाएंगे तो आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा? तो आपका रिजल्ट 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि 506 मीटर है। यदि 24 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर में इसको समतल करने की लागत कितनी होगी? 24 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से समतल कर रहे हैं, तो इसकी लागत कितनी होगी? तो देखो, ये बगीचे की परिधि दी है, वृत्ताकार बगीचा है उसकी परिधि, ये वृत्ताकार बगीचा है। परिधि कितनी होती है? तो परिधि होती है 2 पाई, पाई का मान 22/7, आर वो कितना दिया है? 506। तो आर का मान कितना हो गया? तो आर का मान आपका हो गया 11 दूनी 22, 11 चौको 44, 11 छिक्का 66। ये भी काट दो तो 23। 7 का गुणा तो 161/2। ये आर का मान आया। किसका मान आया? आर का। हमें क्या चाहिए? पूरे वृत्ताकार क्षेत्र का, मीटर स्क्वायर में है तो क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर का 14 लागत है, तो पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान
22/7 आर स्क्वायर, तो 161/2 और 161/2। ये किसका क्षेत्रफल आ गया? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। इतने मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा और 1 मीटर की लागत कितनी है? 14। तो 14 का गुणा कर दो तो इतने रुपए लगेंगे। तो 7 दूनी 14, 2 से काट दिए तो 11। अब गुणा करो। देखो इकाई का अंक वाला मेथड नहीं लगाएंगे, ठीक है। यूनिट डिजिट इसलिए नहीं लगाएंगे कि सभी के यूनिट डिजिट सेम है। देखो 1 1 है तो गुणा ही करना पड़ेगा। तो इसका इससे तो वर्ग कर लिया हमने, 1 का वर्ग 1, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 का वर्ग 256 और 3 259 गुणे 11। इसका वर्ग कर लिया ये 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1 23, 11 99 2 101, 11 पचे 55, 10 65, 11 दूनी 22, 6 28, 28 51 31, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। अच्छा, एक ट्रिक और इनमें लगती है क्या कि क्षेत्रफल में पाई शामिल रहेगा, पाई। तो अब ट्रिक से देखो, हमने एक 10 मिनट शो का वीडियो बनाया है। 10 मिनट शो में एक वीडियो बनाया यूपी पुलिस और जीडी के लिए। उसमें हमने पढ़ाया है कि यदि पाई का गुणा हो तो हम ऑप्शन को चेक करते हैं कि कौन 11 से कट रहा है। सही, वो वाला ऑप्शन हमारा 11 7 ऐसे हमने नियम बताए हैं, तो वो वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो 11 से चेक करके देखें, शायद उससे जल्दी पहुंचो। तो 8 5 13 1 14, 8 5 13 1 14। 11 का नियम तो जानते ही होंगे, एक एक अंक छोड़ के जोड़ते हैं, फिर बचे वाले अंकों को जोड़ के आपस में अंतर करते हैं, वो 11 से कटना चाहिए। तो 8 1 9 5 14, 14 में से कितने गए? 6, तो 8। तो ये 11 से नहीं कटेगी, ये उत्तर नहीं हो सकता है। ये ऐसे चेक करें तो 5 5 2 7 और ये 8 2 10 3 13 में 6 बचे, ये भी उत्तर नहीं होगा। सही, ये देखें इसको तो 5 1 6 6 1 7 और 8 3 11 2 13, 13 में से 7 गए 6, ये भी उत्तर नहीं होगा। काहे? 11 से तभी कटी मानी जाएगी जब 0 आ जाए या 11 आ जाए या 22 आ जाए तो कटी मानी जाएगी। लेकिन ये 8 आ रहे, 6 आ रहे, 6 आ रहे, तो ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। इतना सब करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ ट्रिक की दम से वो कर सकते हो। और वो 10 मिनट शो में हमने वीडियो बनाया, करीब 16-17 मिनट का हो गया है, लेकिन हमने उसमें इस नियम को अच्छे से समझाया है। बेलन, शंकु, वृत्त, चाहे किसी के क्वेश्चन हो, आप गोला, जिनमें भी पाई इंक्लूड है, आप क्वेश्चन चुटकियों में निकाल सकते हैं। वो वहाँ हमने मेथड सिखाया है, तो जाके आप देख सकते हैं। निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? छोटी बड़ी है। अब इनमें देखो, भिन्नों को देखो, एक नज़र में देखो तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ भैया एक चीज़ है का कि इनके अंतर समान है। आंसर के 11 और 12 एक का अंतर है, 13 और 14 एक का अंतर है, 12 और 13 एक का अंतर है, ये एक का अंतर, ये एक का, सबका अंतर कितना है? एक एक का। एक एक में जब एक एक का अंतर हो, यानी कि एक एक का छोड़ो, अंश और हर का अंतर समान हो, सभी भिन्न में अंश और हर का जो अंतर है वो कैसा हो? समान हो।
तो जो सबसे छोटी संख्याएं होती हैं वो सबसे छोटी होती हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होती है, जो सबसे छोटी होती है वो छोटी, और जो संख्याएं बड़ी होती हैं उसका मान बड़ा होता है। काहे प्रूफ कर दें, 1 2 तो यहाँ मान आएगा 0.5, यहाँ 2 3, यहाँ मान आएगा, एक का अंतर है देखो 0.6। तो ये देखो बड़ा मान है तो बड़ी हो गई, ये देखो ये छोटी हो गई छोटी। तो इनमें याद रखो अंश और हर का अंतर समान मिल जाए तो छोटी वाली अंकों वाली संख्या छोटी और बड़ी वाले संख्याओं वाली संख्या बड़ी होती है। हमसे कौन पूछी? छोटी पूछी है, तो यही आपका आंसर जाएगा सही। कौन सा वाला? डी वाला ऑप्शन सही जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 80 से 120 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 और 5 दोनों से कटे हैं? जो 7 से भी कट जाएगी, 7 से, और 5 से भी कट जाएगी, वो इन दोनों के गुणन से भी कटेगी, 35 से भी कटेगी। तो 35 से कटने वाली कितनी हैं? तो 80 में 35 का भाग 2 ऐसे निकाली जाती हैं। तो 35 दूनी 70, 2 बार पूरा गया भाग, और 120 में 35 का भाग दिया तो कितने बार गया? तो 80 तक तो 2 हो जाएंगी 35 से कटने वाली, और यहाँ भाग दिया तो कितनी हो जाएंगी? 35 दिया 105, 3। तो इनका अंतर देखा जाता 3 - 1, 3 - 2 तो कितना हो गया? 1। तो आंसर कौन सा सही है? 1 सही है। एक सही है। आगे 5 घड़ियाँ, ये क्वेश्चन तो एलसीएम चैप्टर का है, बहुत फेमस है। 5 घड़ियाँ अपने आप क्रमशः 12, 8, 6, 3, 10 के अंतराल से बचती हैं। तो तुम्हें सिर्फ इनका लासा लेना होता है। ये पुनरावृत्ति वाले सवालों में सबको पता है इनका एलसीएम लेना होता है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? ऐसे ले लो। तो 3 का पहले 2 से कर दें तो 6, 4, 3, 3, 5, ठीक है। फिर 3 से कर दिया तो कितना हो गया? 2, 4, 1, 1, 5। फिर अब 2 से कर देंगे तो 1 और 2, 1, 1, 5। तो द्वितीय 6, 6 दूनी 12, और 12 और 5 दूनी 10। इन सब का पूरा गुणा होता है एलसीएम में। तो एलसीएम कितना हो गया? 120 मिनट। तो 120 मिनट मतलब इसको घंटे में बदलो तो 2 घंटे। इसको कितने घंटे? 2 घंटे में 1 बार बजेंगे, और है तुम्हारा 12 घंटे, तो 2 का भाग दो तो 6 बार बजेंगे। तो 6 आपका उत्तर है। लेकिन हाँ 6 बार अगले 12 घंटे में। अब यहाँ पे यदि 12 घंटे होता सिर्फ, तो फिर शुरू से चालू करते तो 7 हो जाता, 7 ऑप्शन में नहीं था। अगले 12 कह रहा है, यानी कि जब बज चुके हैं उससे आगे 12 घंटे में, तो 6 आंसर सही जाएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है ये समानुपाती है, तो इसके बीच का मध्यानुपाती पूछा है। 51 अनुपात x समानुपात 72 और 96। हमने बताया था समानुपाती वाले में पहली, चौथी, दूसरी, तीसरी का गुणा। तो 72x बराबर 96 गुणे 51 होता है। तो 24 तिया 72, 24 चौको 96, 3 से तो 17, 17 चौको 68। x का मान 68 आ गया। तो ये कितना हो गया? 68 दूनी 70 होते 140 होता है 136 और 8 144।
और ये कितनी बच गई, बन गई 68 3 81 13 81। इनका मध्यानुपाती, मध्यानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती में, मध्यानुपाती तुम्हें पता है, मध्यानुपाती रूट ए भी होता है, तो रूट के 144 गुणे 81, तो 12 गुणे 9, 12 निम्मा 108, डी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 12 आदमी किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उनके शुरू करने के 6 दिन बाद 4 आदमी और साथ जुड़ गए, तो काम 6 दिन तक तो हो ही चुका है। 6 दिन बाद, 6 दिन तक तो काम हो ही चुका, तो 12 मैन का कितने दिन का काम बचा, 2 दिन का काम। इसी 2 दिन के काम को 4 आदमी और जुड़ गए, तो मैन कितने हो गए 16। कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने और दिन लगेंगे, तो डी दिन पूछे गए हैं, डी मान लो दिन। तो मैन से मैन काट दिए, 4 चौको 16, 4 तिया 12, ये काट दो 2, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 1.5। तो कितने दिन और लगेंगे, तो 1.5 दिन और लगेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार एक सिलाई मशीन पर अंकित मूल्य पर 14% की छूट देता है। छूट वाले मूल्य पर 10% की और छूट देता है। तब उसका यदि विक्रय मूल्य इतना होता है, सही है, तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो छूट तुम्हारी कितनी दे दी उसने, तो सक्सेसिव लगा दो, ठीक है, या अंकित मूल्य पे 14% की छूट, MP 14% की छूट, तो क्या लिखोगे 14/100, छूट तो 7/50, तो पहले 43/50 में बेच रहा है, फिर 10% की छूट तो 9/10 में बेच रहा है, तो कितने में बिच रही है, तो 3483 में। इसको तुम सॉल्व करोगे तो 9 से 9 तिया 27, 7 9 8 72, 9 7 63, ये काट दो तो निम्मा 9, तो MP बराबर 9 पना 45, 2 0, तो 4500 हो गया। तो कितना हो गया 4500, उसका अंकित मूल्य हो गया, मार्क प्राइस उसका कितना 45। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक धारा के प्रतिकूल प्रवाह में, प्रतिकूल प्रवाह की चाल को हम y मानते हैं, प्रतिकूल की, प्रतिकूल वो होती है u माइनस v, सही। और अनुकूल, अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में, तो u प्लस b, ओके। अनुकूल प्रवाह u जो होती है ये शांत जल में चाल होती है, और v जो होती है ये धारा की चाल। u ये शांत जल में नाव की, और ये धारा की चाल। ये 2 बातें तुम्हें जाननी जरूरी है। तो अब देखो 20 किलोमीटर पहले चल रहा किसमें, प्रतिकूल, यानी कि u माइनस v से, और धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर, तो u प्लस v, तो कितने घंटे लगते हैं, तो 4 घंटे का समय लगता है इसका, ये दूरी बटे चाल और ये दूरी बटे चाल, तो टोटल समय, ये समय जोड़ के 4 घंटे। और जब वो धारा के प्रतिकूल जाता है 70, यानी कि u माइनस b से चलता है 70, और फिर चलता है 60 किलोमीटर धारा के अनुकूल u प्लस b से, तो कितना लगता है समय, तो 10 लगता है समय।
अब तुम्हें ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए हम तुम्हें शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं कि इनमें कॉमन देखा जाता है, कॉमन मासा किनमें, इनमें देखो, इसमें और इसमें मासा, इसका मासा कितना हो गया, तो आप बोलोगे 10 है मासा 20 और 70 का, तो सीधे u माइनस बी बराबर 10। और इनका मासा देखो तो 20, तो u प्लस बी बराबर 20, यहाँ जोड़ दो। सही, धारा का चाहिए, धारा की, तो v का मान चाहिए, तो इसको घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये कट गए, तो 2v बराबर 10, तो v का मान कितना आ जाएगा 5, तो c वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा। इनका मासा ले लिया जाता वो u माइनस बी और इनका मासा वो u प्लस बी, तो आपका आंसर कौन सा सही जाएगा, c वाला आंसर सही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक डीलर अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 32% मूल्य अधिक अंकित करता है और 12% की छूट देता है, तो उसका लाभ का प्रतिशत क्या है। छूट हमेशा काय पे होती, मार्क प्राइस पे, तो 12% की छूट तो मार्क प्राइस के 88% में बेच रहा है, और क्रय मूल्य से कितने ज्यादा अंकित करता 32, तो रेट कितने 132%, गलत हो गया, क्रय मूल्य से 32% ज्यादा अंकित करता है, सही, और वो छूट कितनी देता और फिर 12% की छूट देता है। मान लो सीपी कितना है 100 और अंकित कितना कर दिया, एमपी कितना कर दिया 132, अब 12% की छूट दे दी, तो 100 का 12% कितना हो जाएगा, तो 12 को गुणा 12 दूनी 24, पहले 12% का मान चाहिए, तो 12% की छूट देता है, तो 12 दूनी 24, यहाँ लिख दो 12% की छूट, तो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 2 38, 12 एकम 12 3 15, 2 अंक पे दशमलव, तो इसने की छूट दे दी, तो कितने में वो बेचेगा, तो छूट देगी तो एसपी कितना हो जाएगा, तो इसमें से ये घटा दोगे तो 16 और 31 में से 15 गए तो 16, 116, तो क्रय मूल्य तुम्हारा 100 था और बिचा कितने में 116.16 में, तो लाभ कितने का हो गया, तो 16.16 का लाभ, ये माइनस हो गया छूट है, क्लियर है, तो कितने का लाभ 16.16% का लाभ हो गया। अगला क्वेश्चन, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 25 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, 5 है 5, तो ये जैसे बीच की हो गई, औसत बीच वाली को माना जाता 25, अब 2 नीचे और 2 ऊपर, सही, तभी तो 5 हो पाएंगी, 5 संख्याएं करनी है, तो 2 ऊपर और 2 नीचे। अब विषम है, छोटी पूछी गई नीचे वाली पूछी गई, विषम है तो विषम में क्या होता है, एक संख्या के बाद दूसरी में 2 का अंतर होता है, और 2 संख्याएं हैं तो 4 का अंतर हो गया, 4 का, तो 25 में से 4 कम कर दो तो 21, इसका आंसर सही हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन सही 21। क्या कह रहा है, नम्रता ने एक सेल फोन 2575 में खरीदा और 12% पे लाभ पे बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सीपी कितनी है, सीपी है 2575, प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट 12% का है, तो 12 पंचे 60, 62 84 6 90, 12 पंचे 60 9 69, 12 दूनी 24 6, 12 दूनी 24 6 30, 2 अंक पे दशमलव परसेंट की वजह, तो 309 दशमलव का
309.00 का लाभ 9 5 14, 7 1 8, 5 3 8 2, तो कितने में बिचा? 2884 में बिचा होगा। क्लियर है? 2884 में बिचा होगा। तो आपका ये मुझे लगता है ख़त्म हो गए हैं। हाँ, तो अब आपका ये ख़त्म हो गया मैथ वाला सेक्शन। आगे रीजनिंग आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। खूब मन से पढ़ाई करो जो कि आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकें। और आज का सेक्शन हमने पूरा कर दिया। यदि तुम्हें हमारी चीज़ें समझ में आई होंगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नए हों तो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद मेरे दोस्तों, जय हिंद।